नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। मैं हूँ सौरभ। आज जो है क्लास 6 हमारी जो है ये प्रैक्टिस सेट की क्लास 6 है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। देखिए ये तीन त्रयी से तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि तीन वेद हैं। अब वो तीन वेद कौन कौन से हैं, तो देखो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद। ये तीन वेद को वेद त्रयी कहा जाता है या सिर्फ त्रयी कहा जाता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यानी कि ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखो अंतिम मौर्य शासक जो था वो था हमारा बृहद्रथ था। ठीक है, ठीक है। ये 1884 ईसा पूर्व में अंतिम जो मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के शुंग राज्यवंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल जाता है आपको कि शुंग राज्यवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 184 ईसा पूर्व में। ठीक है। फिर इतिहासकार निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, चलिए किसको कहा जाता है देखते हैं। देखिए ये जो है अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या बिंदुसार को। देखिए जो हमारा भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो देखो जो हेनसांग ने जब भारत की यात्रा की थी उस समय जो राजा था वो हर्षवर्धन था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया निम्नलिखित में कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ठीक है, देखो जो अंतिम शासक था वो तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, फिर अब ये देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें और हम लोग देख सकते हैं। देखो जो सिकंदर लोधी था उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जो था वो इब्राहिम लोधी, यही जो है राजा बना और ये 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, और ये जो है लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी? मुगल वंश की। ठीक है, और मुगल वंश की जब स्थापना हुई थी तो 1526 में क्या हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो जो मुस्लिम लीग था इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। जो उनके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आगा खां थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? ठीक है, जो संथाल विद्रोह था उसके नेता पूछे गए हैं। तो देखो ये सिद्धू मांझी थे। कौन थे? सिद्धू मांझी थे। ठीक है, और जो संथाल विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 1855 से 56 में। ठीक है, और इनके दो नेता थे, एक तो सिद्धू थे, एक कान्हू थे। तो इनका ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बस यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। इसमें जो है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने पूछा है कि पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे। ठीक है, देखो बाल कृष्ण नैयर, मुकुंद काकती, पुलिथेवर या खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जो थे वो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? ये गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? ठीक है, तो चलिए ये किसने दिया था? ये दिया था हमको राजगोपालाचारी ने दिया था। किसने दिया था? राजगोपालाचारी ने दिया था। इन्होंने क्या था जुलाई 1944 में
जो है गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे सीआर फार्मूला कहते हैं। सीआर फार्मूला क्या हो गया? जो था गांधी की स्वीकृति से जो इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की थी, उसी को हम लोग सीआर फार्मूला कहते हैं। ये किसने दिया था? सी गोपालाचारी ने। फिर पूछा गया है कि नॉर्वे की राजधानी कौन सा? तो सीधे ओस्लो है राजधानी इसकी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय मानक समय रेखा निर्धारण करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। और हाँ, इसमें 12वें क्वेश्चन में आप हमें ये बताइएगा कि ये मानक समय का निर्धारण जो है ये कहाँ से होकर जाती है। ठीक है, ये जो देशांतर रेखा है ये कहाँ से होकर जाती है। फिर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है 73% जो है। कितनी है? 73% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखो जो हीराकुंड बांध है वो हमारा उड़ीसा में स्थित है। किस किस पर स्थित है ये महानदी पर स्थित है। किस में? महानदी। ठीक है, ये महानदी पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा देश नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता। देखो उत्तर प्रदेश, आप जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ये जो है साइड का एरिया जो भी है आप उधर चले जाइए, ये आपको वहाँ पहुँचा देगा। लखीमपुर साइड का एरिया जो है आप पहुँचा दिए जगह जाए, ये भी नेपाल से लगता है। पश्चिम बंगाल भी लगता है और बिहार भी लगता है। कौन सा नहीं लगता है? तो ये असम का एरिया जो है ये उससे नहीं लगता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत प्रस्तुत कर एवं सेवा कर लगाया गया है? तो देखो जो जीएसटी है, हमसे ये पूछा गया है जो जीएसटी है वो कौन से संविधान संशोधन से? तो 101वें संविधान संशोधन से ये किया गया है। फिर 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखो जो बाकी नोट होते हैं उसमें हमारे गवर्नर के होते हैं। ठीक है, जो भारत का गवर्नर होता है उस पे भारत के गवर्नर के होते हैं, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो थे वो प्रथम हमारे जो है उसके अध्यक्ष थे। और ये जो वित्त आयोग जो बनाया जाता है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, और अभी तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं? तो अभी तक 15 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। और ये जो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एन के सिंह हैं। ठीक है, अध्यक्ष भी याद रखिएगा कौन है? एन के सिंह हैं। ठीक है, कौन से? 15वें हैं। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो देखो जो इसका विस्तारित रूप है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, PM से प्रधानमंत्री हो गया, S से सुरक्षा, B से बीमा, Y से योजना। ठीक है, चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनंत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? देखो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य जो है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है। किसको? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना है। और यह योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2016 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? देखो जो हमारा जो अनुच्छेद है 1, कौन सा? अनुच्छेद 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया। क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया। तो ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। फिर कहा गया किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? ठीक है, तो
जो हमसे ये कहा गया है कि मतलब समान पूछा गया है, यानी कि समता का अधिकार, तो ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद क्या नाम समता का अधिकार में कहा गया है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जो है विधि के समक्ष जो है समता से विधियों को समान संरक्षण जो है वंचित नहीं करेगा, यानी कि सभी को जो है समान संरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर शास्त्री ये भी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति पूछा गया, तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा की स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, देखो जो लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 85(2) में। ठीक है, किस में कहा गया है? 85(2) में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ठीक है सॉरी, देखो सबसे पहले अपनाया था राजस्थान। राजस्थान के कौन से जगह पे? तो राजस्थान का नागौर जिला जो था वहाँ अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। देखो जो हेडलाइट होती हैं, ठीक है, इसमें किस तरीके का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके के? अवतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि इसी में क्या है, प्रकाश की किरणें जो होंगी वो परावर्तित हो जाएंगी और वो क्या होगी जो है सामने ज़्यादा दूर तक जाएंगी। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये एक रेक्टिफायर होता है। ये किस ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन में है। रेक्टिफायर जो होता है उसका काम यही होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है शरीर में खाली जगह की गंभीर कमी के कारण क्वाशिओर रोग हो जाता है। क्वाशिओर रोग हो जाता है। देखो शरीर में जो है विटामिन, कौन सी विटामिन होती है? शरीर में किसकी कमी से गंभीर ये रोग हो जाता है? तो देखो शरीर में जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब ये रोग जो हो जाता है। और इससे कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? इससे सबसे ज़्यादा रोग जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे प्रभावित होते हैं। और इसके कारण जो है कुपोषण रोग, मतलब कुपोषण रोग हो जाता है। इसीलिए बच्चों में ही कुपोषण रोग सबसे ज़्यादा देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? ठीक है, देखो जो मांसाहारी पादप है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है। कौन है? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से दो ऐसे करके बाहर के लिए खुलता है, जैसे ही इसमें कीड़ा बैठता है ये दोनों पंखुड़ी क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैथ स्टार्ट हो गई। ये क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये लिखा है 6/50 बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हमने x मान लिया और बराबर हो गया 200। ठीक है, देखो अब क्या है, जो चीज़ इधर भाग में है वो अगले बराबर के उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 6 × 200, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा। 50 बराबर अंडर रूट के अंदर x। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 5 चक्कू 20 हो गया, तो 6 चौक कितना हो गया? 24। तो यानी कि अंडर रूट x बराबर हमको 24 मिल गया। अब इधर से अगर अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 576। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। ठीक है, मान लीजिए उसकी आय 100 थी, उसने क्या किया, इसमें से 25% को बचा लिया, तो उसके पास बचा कितना होगा?
75%। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो देखिए 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई। और उसकी बचत समान रहती है, उसकी बचत अभी भी समान रहती है, यानी कि इसका 25%। तो 100 का 25%, 25 थी, अभी भी उसकी बचत समान है, तो यानी कि 25 रुपये ही बचा रहा। तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इसमें से देखिए 25 निकल जाएगा, 95। और हमारे पास व्यय पहले कितनी थी, 75। तो अब कितने रुपए बढ़ गए इसमें, 75 और 20, ये घटा देंगे तो 20 बचेगा। अब ये 20 रुपये की उसकी बढ़ोतरी हो गई कितने रुपए पे, 75 रुपये पे। और इस पे परसेंटेज निकालना है तो ये 100, तो 25 तियाँ 25 चक्कू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 20 चक्कू 80। तो 80 को जब हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, ये 3 छाक 18, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे। अब ये हर बार क्या होगा, ये 6 6 6 आता रहेगा, यानी कि 26.67 हमको आंसर मिल सकता है, या 26.66। चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने वैसे नहीं दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, 26 सही 2/3। देखिए जब हम लोग 80 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 2 जीरो, 3 छाक 18, बचेगा 2, तो 26 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ गया ये। चलिए इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए मैथ क्या है ना, आप अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको मैथ की क्लास दे पाऊँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको मैथ की क्लास दूंगा, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप मैथ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा भी करेगी। चलिए ये देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है, ये दो चीज़ें, ये हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। चलिए देखते हैं ऊपर वाला क्या लिखा है। लिखा है ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक ब्रैकेट में, और ए में ए प्लस बी, ये। तो देखिए अब इसके ऊपर ये चीज़ है, इसके नीचे ये चीज़ है, तो ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, बचेगा कितना, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 753 और 247। तो 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, और ऊपर कितना बचेगा 1। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/1000, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या और उसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर इतना है। देखो उसने कहा एक संख्या, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारी संख्या हो गई, एक संख्या, ठीक है। और उसके 3/5वें, तो उसी के 3/5वें यानी कि 3x/5 के में मध्य अंतर। तो हमें क्या पूछा है, मध्य अंतर पूछा है। तो 3x/5 बराबर कितना है, 274 है, ठीक है। चलिए तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ चला जाएगा 5, 5 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 2x/5 इज इक्वल टू 274। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 7 जा, ठीक है। तो अब ये जो 5 इधर भाग में उधर चला जाएगा तो गुणे में, तो x इज इक्वल टू
137 गुणे 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 बचेगा 3, 13 पचे 65 और 3 68, 685 मिला हमको। कितना मिला 685। और उसने क्या कहा था उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। तो 685 का 20 बटे में 100, तो 20 इक्कम 20 पंचे 100, तो 5 इक्कम बचेगा 1, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, तो हमको कितना मिल जाएगा 137। ठीक है, और ये देखिए ये किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है चौथे ऑप्शन में। तो चलिए पहले इसको साफ करते हैं। चलिए चौथा ऑप्शन ये रहा। फिर लिखा है एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु। देखिए पंक्ति में कितने बैठे हैं 4, लेकिन हमें कितनों का औसत दे रखा है 3 का। तो 3 का औसत कितना है 20, तो टोटल कितने इनका वजन कितना हो जाएगा। ठीक है, उनकी मतलब उम्र दे रखी है, तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी 60। तीनों का उम्र का योग 60 हो गया। प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत, अब प्रथम 3 दे रखे हैं तो उनकी विद्यार्थियों का औसत कितना है 21, तो कितना हो जाएगा 21 तियाँ होता है 63, यानी कि उनकी जो प्रथम वाले 3 हैं तो उनकी औसत है 3 आयु का। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 21 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बतानी है। ठीक है, वर्षों में क्या होगी। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। लिखा है कि प्रथम अंतिम 3, तो यानी कि मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं A B C D। ठीक है, अंतिम 3 तो B प्लस C प्लस D, इनकी औसत आयु कितनी है 20, तो यानी कि B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा 60। ऐसे ही उसने कहा प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 A प्लस B प्लस C बटे में 3 बराबर 61 हो जाएगा। तो 61 तियाँ कितना हो जाएगा, तो यानी कि A प्लस B प्लस C इजक्वल टू कितना हो जाएगा 63। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है यदि प्रथम विद्यार्थी यानी कि A की आयु कितने हमको दे दी है 26, तो प्लस BC इजक्वल टू 63, तो यहाँ से BC बराबर हमको मिल जाएगा, इसमें से 26 माइनस कर दो तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, तो यानी कि B प्लस C की आयु हमको कितनी मिल गई है 37। तो ये आयु हम लोग ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। हमें अंतिम की पूछी है तो ये उठा के इधर आ जाएगा, तो इसमें से 37 को घटा दिया जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, तो हमकी उम्र कितनी मिल जाएगी इतनी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का सवाल क्या कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 23। चलिए फिर कहा है अंधेर नगरी के लेखक कौन है। ठीक है, अंधेर नगरी के लेखक जो हैं वो हमारे कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। फिर सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ये देखिए किस में है सूर्य प्लस उदय, ये सेकंड वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। फिर दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो दाता का दात्री होता है, तो ये देखिए इसमें धात्री भी दे रखा है, धात्री मत लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या कह रहा है जो किए गए उपकार को मानता हो। देखिए जो किए गए उपकार को मानता हो वो होता है कृतज्ञ। क्या होता है कृतज्ञ। ठीक है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको होता है कृतज्ञ। फिर ठीक है, और जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो वो होता है कृतकार्य। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता वो होता है अज्ञ। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में कौन शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखो जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा पद्मा। क्या है पद्मा। ये किसका होता है ये होता है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और सरस्वती के बाकी ये 3 पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमको पैराग्राफ दे रखा है और यहाँ से आप लोग क्या है इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है,
आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक के पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए ये पैराग्राफ है, आप लोग इसको वीडियो को रोक के और इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड जोसेफाइन स्नो स्पोक टू मिसेज मालार्ड एट फर्स्ट। देखिए जो इसमें जो पैराग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से ये जो इन्होंने कहा है वो उनके हिसाब से ये सही हो जाएगा। इन ब्रोकन सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन ब्रोकन सेंटेंसेस। फिर हु वाज किल्ड, तो देखो जो इसमें पूछा गया हु वाज किल्ड, तो ब्रेंटली मालार्ड जो थी वो मारी गई थी, तो ये ब्रेंटली मालार्ड हो जाएगा। फिर हु वुड मिसेज मालार्ड हैव नो वन फॉलो हर। ठीक है, तो जो हो जाएगा इसका, इसमें जो पैराग्राफ के हिसाब से सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी वांटेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट टू ऑफ जिराफ, ग्रीफ, जिराफ नहीं ग्रीफ। फिर पूछा गया है अब्यूज़, तो अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। क्या होता है, गाली देना। ठीक है, अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना, बदतमीजी से बात करना, गलत व्यवहार करना या हानि पहुंचाना। ठीक है, तो देखो यूज प्रयोग करना, हार्म नुकसान पहुंचाना, क्लोज बहुत करीब, और टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना। तो इनमें से आपको क्या लगता है, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, तो अब्यूज़ का क्या हो सकता है, हार्म। ठीक है, गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सेंस्योर जो है ये किसका पूछा है, इसका जो है कि हमसे पूछा है कि एंटोनियम बताना है। देखो इसका मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, दोष लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना या कलंक लगाना या निंदा करना। ठीक है, और जो इसके जो एंटोनियम हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सराहना करना, प्रशंसा करना, किसी की स्तुति करना, मतलब गुणगान गाना, तो उसके हिसाब से इसका अप्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। हिंदी जो है वो देवनागरी से है। ठीक है, और जो हमारी अंग्रेजी है ये पूछा गया है, ये किससे, तो ये लैटिन भाषा है। ये कौन सी, लैटिन भाषा की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को हम लोग HLOW कहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए एस के हिसाब से एच जो है, आपको अगर ABCD दोनों तरफ से याद है, यानी कि सीधी और उल्टे तरफ से दोनों से याद है, तो देखो आपको ये पता होगा। देखो O का L, L का O, यानी कि ये उल्टा लिखा है, तो S का H उल्टा होता है, O का L उल्टा होता है, L का O उल्टा होता है और D का W उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लोग R में चलते हैं। ठीक है, अब R में क्या हो जाएगा, देखो R का जो है वो उल्टा होता है I। ठीक है, O का L, M का N और E का V, तो ILNV, तो ILNV ये सेकंड में है। ठीक है, फिर कहा गया है ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि जो U जो है M का पिता है, तो देखो U को M का पिता बना दो, ये हमने प्लस लगाया पुरुष के लिए। ठीक है, V K की पत्नी है, तो अभी V और K का इसमें कोई संबंध है नहीं। D जो है वो K का एकमात्र भाई है, ये भी कोई संबंध नहीं। एकमात्र भाई M की माँ है, D के एकमात्र भाई M की माँ है। ठीक है, देखो जो D जो है वो M की माँ है, तो M की माँ बना दो D को, तो ये इसके लिए माइनस हो गया। और के एकमात्र भाई, तो M जो है यानी कि M का भाई हो जाएगा के, M जो है D के एकमात्र भाई M की माँ है। ठीक है, फिर यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यू डी से, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 49वां क्वेश्चन कह रहा है यदि जनवरी 2023 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरे 365 दिन है, कितने हैं, 365 दिन है, और यानी कि क्योंकि 1 जनवरी को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे तो इसमें बचेंगे 364 दिन, तो इसको 7 से भाग दे दो। ठीक है,
तो 7 पचे 35 और बचेगा 1 और 7 दूनी 14। तो ये जो है उस हिसाब से क्या आ जाएगा, जब 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है। फिर दिए गए 4 शब्द निम्न में से किसी ना किसी तरह से समान है और एक असमान है। समान शब्द का चयन कीजिए। देखो क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये सब इनमें से जो है मेमोरी कार्ड हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये हमारी क्षमता होती है। मेमोरी कार्ड जो होती है इसमें एक क्षमता होती है, ये MB में जो है पैमाना इसका नापा जाता है। बाकी क्रेडिट कार्ड बैंक से रिलेटेड, डेबिट कार्ड बैंक से रिलेटेड और बैंक कार्ड ये भी बैंक से रिलेटेड। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ये मेमोरी कार्ड। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 51 नंबर कह रहा है अप्रैल 2022 में अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान कई पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो इन्होंने जो पूछा है किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ये हमको बताना है। तो ये किया गया है, ये हमारे ये उत्सव का किया गया। अच्छा, कन्फ्यूजन थी अमृत और उत्सव में, लेकिन ये किया गया किसका, उत्सव का। ये कब किया गया था, ये किया गया था 12-13 अप्रैल को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण के संदर्भ में पहले स्थान पे है। ठीक है। जो इसमें जो रिपोर्ट जारी की गई है ये किसने जारी की है, ये भूपेंद्र यादव जो हैं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने जारी की है। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले स्थान पे कौन है, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर गए थे। तो देखो ये राष्ट्रपति जो है तुर्कमेनिस्तान की जो है यात्रा पे गए थे। फिर अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखो उसके हिसाब से भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। किस पे है, ये तीसरे स्थान पे है। इसका खर्च कितना है, 76.6 बिलियन डॉलर। ठीक है। कितना है, इतना जो है सेना पे खर्च करती है। और जो सर्वाधिक खर्च करता है वो कौन है, सबसे पहले नंबर पे USA और दूसरे नंबर पे है चीन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लेशन लॉन्च किया है, ये क्या है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। तो देखो ये जो सफल परीक्षण किया गया है ये जो है हमारा EOS-04 इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। चलिए 57 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। उनको 2001 में दिया गया था। तो ये देखिए किस में है, ये क्वेश्चन D में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित हुई। तो देखो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो है अरुणाचल प्रदेश में जो हुई थी। ठीक है। उसमें जो है पक्के बाग में आयोजित जो हुआ था, बाघ अभयारण्य में आयोजित हुआ था। ठीक है। तो कहाँ, पक्के बाग अभयारण्य में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? चलिए पहले इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसकी कार्यक्रम की जो अवधि है वो 5 साल की है। कहाँ से कब तक है? 22 से 27 तक है। तो 2022 से 27 तक इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5G संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो ये किया गया है नैरोबी केन्या में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा गया है जो जो डेनमार्क है इसकी राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, क्या है? कोपेनहेगन। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो जो देखो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ? न्यूयॉर्क। चलिए आगे देखते हैं। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा था? देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक पूछा जाएगा तो हमारा भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया रोमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रोमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। फिर पूछा गया है कि रामनाथ जी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखो जो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता में। फिर पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? देखो जो जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। किसने? नवदीप सिंह गिल ने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो इसमें जो है ये जीता है केरल ने। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को हराया था। ये जो प्रतियोगिता चल रही थी ये आयोजित कहाँ हुई थी? ये आयोजित भी केरल में ही हुई थी। ठीक है, फिर मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो कैरोलिना विल्वस्का ने जीता है। विलावस्का ने ये जीता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखो ये जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये 71 से 75 तक जो है आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक के पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यह आत्मकथा किसकी है? ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है तो पूछा गया है यह आत्मकथा किसकी है? तो ये जो गद्यांश में जो वर्णित आत्मकथा है ये किसकी हो जाएगी? ये पानी की हो जाएगी। जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो पूछा गया सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए थे? तो देखो सबसे पहले जीवधारी जो है जल में ही पैदा हुए थे। ठीक है, बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी? तो देखो बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी? बर्फ़ का जो है बोझ और दबाव से निचली परत फिसलने लगी थी। जो उसके ऊपर जो बोझ और दबाव आया था जिसकी वजह से ये बर्फ़ फिसलने लगी थी, पिघलने लगी थी। मतलब फिसलने लगी थी, बर्फ़ के बोझ और दबाव से निचली परत पिघल रही थी। ठीक है, फिर मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? सॉरी, चलिए पूरे ऑप्शन देखते हैं। मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? देखो मनुष्य जो है जीवधारियों की श्रृंखला में आता है। किसमें? ये है पहला ऑप्शन, जीवधारियों की श्रृंखला। चारों ओर सौंदर्य पड़ता तो खाली जगह में क्या भरा जाएगा? देखो चारों ओर जो सौंदर्य जो है क्या था? बिखर पड़ता। क्या होता है? बिखर। देखिए बिफर भी दे रखा है, बिफर मत लगाइएगा, ये बिफर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि ये 76 से 80 पैराग्राफ दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक है, और ये ऐसे करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
76 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में व्यक्त करती है। देखो जो शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा है वो शिक्षा को ज्ञान के लेन देन में व्यक्त करती है। किसमें? शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, इसमें व्यक्त करती है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। देखो जो छात्र हैं वो अपनी जो वास्तविकता है उसको नहीं जान पाते हैं, वो क्या होती है, शिक्षक पूर्णतया शिक्षित नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन, इसको नहीं जान पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। जो देखिए जो अनिवार्य शर्त पूछी गई है वो क्या है, उसके लिए देखो जब अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षक का अनिवार्य रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक की उपस्थिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। तो जो उत्पीड़न की विचारधारा की जो विशेषता है वो ये है कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, बस यही एक उसकी अवधारणा है। देखो शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। फिर गद्यांश में पर करारा व्यंग किया गया, किसके ऊपर करारा व्यंग किया गया है। देखो जब हमसे ये पूछा जा रहा है तो जब हम लोग जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देखो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र यही चल रहा है तो किसके बीच में व्यंग किया गया है, शिक्षक और छात्र के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको यहाँ पे ये जो है 6 वर्षों के राजस्व दिया गया है, किसमें, करोड़ों में दिया गया है। किसमें दिया गया है, ये करोड़ों में दिया गया है। ठीक है, ये सारे अमाउंट करोड़ों में है। देखते हैं दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या होगा। तो पहले जो 6 वर्ष हैं इनका औसत राजस्व निकालने के लिए सभी को टोटल कर लो। तो 500, 280, 470, 650, 400 और 510। ठीक, ये 0, 8 7 15 5 20 और 1 21 के एक हासिल लगा 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 2 28। ठीक है ये हमारे पास क्या मिल गया, 2810 रुपये। और इसको किससे भाग देना है, किसके लिए पूछा था उसमें, 6 वर्ष के लिए। अच्छा 6 वर्ष हैं सभी के लिए, औसत पूछा था तो 6 चौक 24, बचेगा 4, 6 रंग 36, बचेगा 5, 6 अठे 48, बचेगा 2, 6 3 18, 6 3 18 यानी कि 4 6 8.33। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिखेगा हमको, ये देखिए सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, फिर वर्ष 2001 में 2011 से 12 के में राजस्व कितने प्रतिशत से कम हुआ है। 11 से 12 देखना है। पहले 500 था, अब 280 हो गया है। ठीक है, कितना था, 500 था, अब 280 हो गया है। ठीक है, कितना बचा, 280। और ये किस पूछा है कितना कम हुआ, किसके ऊपर, 500 के ऊपर कम हुआ है। तो यहाँ पे 500 गुणे 100, 100 से 0, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ये। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2015 में राजस्व, पहले तो 2015 का राजस्व कितना है, 400। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं कितना है, 400। ठीक है, वर्ष 2014 के राजस्व, 2014 का राजस्व देखते हैं। 2014 का कितना है, 650। ये 650 कितना प्रतिशत है, 15 में राजस्व 2014 में के राजस्व का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे ये 400 और गुणे ये आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी चला जाएगा, 5 से 13 बार चला जाएगा और 40 दूना यानी कि 80 यानी कि 800 हो जाएगा। देखो 13 बजे 65, 13 छंग 78, बचेगा 2, फिर ये 13 एकम 13। अब यहाँ से देखते हैं 61 वाला, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सीधे से यही ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व। पहले तो 13, 14 और 15, तो 13 470, 14 650, ठीक है, कितना है 400, 600, फिर से देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 13 में कितना था 470, 650, कितना है ये 470, 650 और 400 का कुल राजस्व कितना हो जाएगा। तो 4 4 8 6 14, 14 1450 और ये 1520, कितना हो गया ये 1520, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितने प्रतिशत है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर कुल राजस्व निकाला था, ये कितना निकाला था 2810, ये पूछा है ये 2810 का कितना होगा। तो ये 2810 का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमको मिलेगा लगभग 54.09। ये ऑप्शन किस में दे रखा है, ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। चलिए फिर देखते हैं 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 का। तो 2012 और 13 देखते हैं क्या है। 2012 में 280, 470, ठीक है। पहले तो इसको बिगाड़ लेते हैं, याद रखिएगा 280 और 470। चलिए 280 और 470 का औसत, तो 0 8 7 15 के 5 हासिल लगा, 1 4 2 6 और 1 7, औसत हो जाएगा 2 से, तो 350, यानी कि 375, ठीक है। ये हमें औसत मिल गया। फिर वर्ष 2015 और 16 का औसत, तो 15 और 16 देख लेते हैं। 15 में 400, 510, तो देखो ये 400 प्लस 510 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 910 बटे 2, तो ये 2 चक्कू 8, बचा 1, 2 पंचे 10 और बचा 2 चक्कू 8, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 455 मिल गया हमको, ठीक है। और ऊपर कितना मिला था, ऊपर मिला था 375। औसत राजस्व का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर कर दीजिए। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8, कितना मिलेगा 80। देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास जो है समाप्त होती है, और कल आपको जो है एक और इसकी क्लास जल्दी ही मिलेगी, और शनिवार से पहले कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नए वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, धन्यवाद।